क्लैट पीजी 2025 का एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होने वाला है और इस चीज में आप केवल 7 महीने रह गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बचे हुए टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करो कि ताकि आपका जो पीएसयू की जॉब आपको चाहिए या आपको किसी अच्छे एनएलयू में अपना एडमिशन कराना है एलएलएम के लिए, वो आप कैसे कर पाओ, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा-सा पेपर पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे, सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर ये देखेंगे कि जो लास्ट 5 इयर्स में पेपर आया है, उसका ट्रेंड क्या है, थोड़ा-सा उसको अंडरस्टैंड करते हुए। फिर इस चीज़ पे जाएँगे कि जो आपके अलग-अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, किसको कितना टाइम देना है। फिर हम लोग आपके जो केस लॉज़ होते हैं, जो कि क्लैट पीजी का थोड़ा-सा स्पेशल एक पार्ट, उसके ऊपर जाएँगे, उसको समझेंगे कि उनको आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से लेके कहाँ तक के केसेस पढ़ने हैं, आपको केसेस को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है कि भाई कौन-सा केस इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं है, वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उनके नोट्स वगैरह कैसे आपको बनाने हैं, कौन से आपको रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करना है उन केसेस को पढ़ने के लिए, फिर मॉक पेपर्स वगैरह जो होते हैं, उनका कैसे आपको बाकी चीज़ें करनी है, ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी सजेशन देता रहूँगा कि हमारे संभव ब्लॉग के अंदर और ऐसे कौन से वीडियोज़ हैं जो कि अगर आप देखते हो, तो आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले क्लैट पीजी एग्जाम की डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं प्रिपरेशन की, उसके लिए। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक अ सूत्रधार फॉर ऑल दोस अदर वीडियोस। तो आप केवल ना इस वीडियो को केवल देखिएगा बल्कि उन सारी वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले सारी चीजों की और आप फिर उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को हिसाब से आगे लेके जाओ। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग पेपर पैटर्न। देखिए, जो आपका क्लैट पीजी का एग्जाम होता है, वो आपका 120 मार्क्स का एक एग्जाम होता है, जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, तो आपको 1 मार्क्स मिलता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं, जहाँ पे कभी क्या होता है कि आपका 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है, जिसमें कि जो पैराग्राफ की लेंथ होती है, वो लंबी रखी जाती है। जो क्वेश्चंस होते हैं, वो उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से जुड़े हुए होते हैं, तो आपका दिमाग एक जगह फोकस होकर आराम से आंसर कर पाता है क्वेश्चंस को देखकर। लेकिन उसी में जब ये लोग थोड़ा-सा चेंज करते हैं और कहते हैं कि हम या तो 20 पैराग्राफ देंगे या फिर हम लोग जो है 24 पैराग्राफ देंगे, ये 24 आपका होना चाहिए, माफ़ करिएगा। वहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ होने की वजह से बहुत सारे केस लॉज़, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। तो पेपर कॉम्प्लेक्स बन जाता है बिकॉज़ आपका दिमाग बैक टू बैक शिफ्ट होना है कई सारी चीज़ों में, कई सारे कांसेप्ट्स आ गए। आपका दिमाग जो है बहुत आपको डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से आपको फिर लगाना पड़ता है। जिस वजह से लास्ट ईयर अभी जब ये पेपर हुआ है 2000 ये 23 2024 में जब वो हुआ था, उसमें कई स्टूडेंट्स का पेपर छूटा। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना सैंपल पेपर में कुछ बताया और जब पेपर आया तो 24 और 5 क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पे आया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग ना सिर्फ जो आपके 12-10 का पैटर्न है, जो बड़े पैराग्राफ वाला पैटर्न है, उसको भी हम लोग देख के चलें कि हाँ, हमें इसके हिसाब से तैयारी करनी है। हम ये भी देख के चलें कि 20-6 या 24-5 वाले पैटर्न का भी हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस है, फॉर व्हिच आपको मॉक्स और बाकी चीज़ें भी बीच-बीच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई है अलग से, जहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से मॉक पेपर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, कैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो आपको यहाँ पे कार्ड अभी मिल जाएगा, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए, ठीक? अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो 2024 है, उसमें आपके पास देखो करीब अभी मई का छठा 7वां दिन अभी आ गया है, तो आपका यहाँ पे ये थोड़ा-सा महीना हटा के, फिर ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा है, 5 और 6 और 7 और ये 1 तारीख को एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ैक्टली 7 महीने आपके पास रह गए। मई का आपका जो मेजॉरिटी महीना है, उसमें भी 1/4 आपका चला गया है, तो अभी आपको टाइम जो है बहुत कायदे से मैनेज करके चलना है। बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कॉलेज में हो तो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हो, फेस्टिवल्स आते हैं, मान लो शादियाँ हैं, कुछ भी है। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम लोग टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, चाहे शादी है, कुछ भी है, आप कैसे टाइम मैनेज करो, वो वीडियो भी आप ज़रूर जाके एक बार देखिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लैट पीटी एग्ज़ाम जो होता है, उसकी पढ़ाई आप किस तरीके से अपना टैकल करते हो, ठीक है? तो क्लैट पीजी की पढ़ाई के देखिए भाई 3 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, वो आपका होता है फाउंडेशनल स्टडीज़। मतलब ये वो पढ़ाई है जो आपने अपने एलएलबी के 3 साल या 5 साल के ड्यूरेशन में जब करी होगी, जितने आपके लॉ के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, ये आपकी वो हैं, ठीक है?
उसके बाद जब आप ये चीज को कवर कर लेते हो, आपने बेसिक्स अपने कवर कर लिए, आपको फिर पढ़ने होते हैं रीसेंट केस लॉज, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो जजमेंट्स होते हैं 2017-18 से लेकर के 2024 तक के, आपको उनको देखना है। और उसमें भी आपके जो बड़े डिसीजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 5 जज 7 जज वाले, वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा पुराने लेवल से आते हैं। और जो थोड़ा सा रिसेंट वाले होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, डिवीजन बेंच का जजमेंट कहो है या 3 जज बेंच का डिसीजन है कहो, वो आपके अलग चलते हैं, उनको हम लोग रिसेंट जजमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ाई अलग होगी, ये पढ़ाई अलग होगी, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बल्कि मैंने बनाया है, बट इस वीडियो में भी काफी हद तक चीजों को कवर करूंगा। जब ये आप कर लेते हो कि आपने फाउंडेशन अपनी अच्छे से कर ली, और फाउंडेशन करने के बाद आप आते हो अपने केस लॉस के ऊपर, लास्ट में आपका आता है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। आप जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस इसलिए करते हो ताकि आपको, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, आपको पेपर पैटर्न का अंदाजा हो और आप हर तरीके के पेपर पैटर्न के लिए रेडी रहो। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को लेके जाते हो अपनी प्रिपरेशन के, आप एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी कर पाते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि सर जो आपके केस लॉज है वो आपके ज्यादा यहाँ पे हमें पेपर के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम लोग फाउंडेशन को उतना फोकस ना करके सीधे केस लॉज पढ़ेंगे और एग्जाम देके अपना आ जाएंगे, एंड दैट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। ये काम आपको नहीं करना है। आप प्लीज पहले फाउंडेशन करिए। फाउंडेशन आपने अगर अच्छे से कर ली, फिर चाहे कोई भी केस वो लोग पूछे, फिर चाहे वो लोग किसी भी पैटर्न का पेपर दे दें, आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस बात को प्लीज एकदम रिमाइंडर की तरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमाइंडर की तरह जरूर अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि फाउंडेशनल स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज के ऊपर भी कि आपको अभी इसी समय तैयारी करने की जरूरत क्यों। इसलिए है क्योंकि आप अगर मान लो पीएसयूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके वो स्टूडेंट जो कि कई 3-4 साल से यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिन्होंने क्लैट पीजी की प्रिपरेशन ही 2-3 बार करके एग्जाम क्रैक करा है, उनके लेवल पे आपको आने में टाइम तो लगेगा। उसके साथ में सारे सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ोगे तो उनको प्रॉपरली पढ़ने में, रिसेंट और लैंडमार्क केसेस के नोट्स बना के उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में, डिफरेंट तरीके की जो आपके मॉक पेपर्स है उनकी वैरायटी को अंडरस्टैंड करना, केसेस को अंडरस्टैंड करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ में आपको अपने खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने प्रिपरेशन करी है उसमें मैंने बार बार रिवीजन कर करके अपनी रूट्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करा है, तो मेरे सामने कोई भी पेपर रखा जाए मैं उसको क्लियर कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस, और मैं कहीं ना कहीं बेटर हूँ अपनी प्रिपरेशन में दूसरों के कंपैरिजन में, वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्रिपरेशन को आज से शुरू करिए ताकि आगे आपको वो दिक्कत ना दे कि मैंने देर से प्रिपरेशन शुरू करी, मेरा सिलेबस छूट गया, वो प्रॉब्लम ताकि आपको ना आए। ठीक है, एक ही बात। अब इसके बाद हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि जब आप अगले 7 या 8 महीने में अपनी प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को किस तरीके से डिवाइड करना। अब इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो कल ही निकाली है जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करा, ए टू जेड जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर एक एक टॉपिक बताया, टॉपिक के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। प्लीज इस वीडियो को जाके देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा पूरे सिलेबस को। ठीक है, आप जो अपनी प्रिपरेशन हो ना, उसको आप डिवाइड करिए 4 पार्ट्स: बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, अदर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसकी वजह ये होती है कि आप एक जो पार्ट अगर पकड़ रहे हो, तो वो पार्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक जैसे हैं, उनका नेचर एक जैसा है, तो आप अगर वो पढ़ोगे एक साथ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। साथ ही में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर हम लोग थोड़ा बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखो मैंने लेबर लॉ, एनवायरमेंट को जोड़ा है, तो आप सोचोगे क्यों। कारण उसका यह है कि लेबर और एनवायरमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत बड़ा पोर्शन रिपीट होता है। ठीक, रिपीट होता है, और इसी वजह से जब आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के जस्ट बाद पढ़ोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये लिखा क्या। दैट इज अ वेरी बिग की जो कि समझना है। और यहाँ पे आपका आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये सब कुछ क्या है, वो सब अब रिपील हो गया। अब आपका बीएनएसए, बीएनएसएस, बीएनएस ये आया है, वो आपको पढ़ना है। वो कैसे करना है वो भी उस वाली वीडियो में मैंने बताया, वो भी प्लीज देखिएगा, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। और आपका अदर सब्जेक्ट्स में जैसे आप जाते हो, तो इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के अंदर, बिकॉज इनसे हर साल 2 या 3 पैराग्राफ आते ही आते हैं। तो इनको आपको स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इनको अदर उसमें करके रखा है, बिकॉज ये सब्जेक्ट अलग से आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये बाकियों में आप इसको मिक्स करके नहीं पढ़ सकते, इसलिए अदर मैंने इसको रखा। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में चारों पार्ट्स को चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। बट उसके पहले, अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लैट पी की प्रिपरेशन में मैं खुद पर्सनली आके आपकी सहायता करूं, आपकी मदद करूं मेंटोर के तौर पे,
साथ ही में आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वीडियो लेक्चर्स मुझे मिल जाए, स्टडी मटेरियल सारा का सारा मुझे मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही बढ़िया आपको मॉक पेपर सीरीज मिले जहाँ पे आपका हर तरीके के पेपर पैटर्न कवर करा गया है, वीडियो लेक्चर सॉल्यूशंस भी आपको मॉक पेपर्स के मिल रहे हैं, साथ ही में आपको जो रिसेंट केस लॉस है, लैंडमार्क केस लॉस के सारे समरीज सब कुछ आपको करके सब लोग कोई दे दे, और वो भी एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे, तो आप हमारे इसमें कंप्लीट एप्रेशन कोर्स में आ सकते हो। 5 to 99 में ये कोर्स आपका स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेगा। आप पिछले 4 साल में हमारा रिकॉर्ड भी देख सकते हो संभव लॉ का। हम लोग हर साल हमारे यहाँ से टॉप 100 में 4 से 5 स्टूडेंट्स होते ही होते हैं, और कई स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पीएसयू सेट में, कई स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग एनएलयूज में यहाँ पे हैं। तो हमारा बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पूरे सक्सेस का। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है, आप डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो कि केवल मैं केस लॉस के लिए और टेस्ट सीरीज और मॉक पेपर्स वगैरह के लिए ही आपके साथ, आपको मेरे को साथ जुड़ना है, तो आप 4,000 रुपए में ये वाला कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो दोनों चीजें मिल जाएंगी। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहले वाले कोर्स के लिए जाओ, तो बेटर थोड़ा आपके लिए पड़े। अब इसके बाद चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा इस चीज को कि आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कैसे करो। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जाइए और एक पेपर उठाइए, उसमें नोट करना शुरू करिए कि भाई जो हर सब्जेक्ट है, जो कि मैंने अपने कॉलेज में या फिर जब तैयारी में कर रहा था, मैंने जो पढ़ा है, मेरी स्टेटस क्या है, मुझे वो सब्जेक्ट कितना आता है, क्या बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा आता है, और उसके हिसाब से उसको नोट डाउन करिए और टाइम को एलोकेट करिए कि जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको ज्यादा टाइम दिया, जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है उसको कम टाइम दिया। फिर उसके बाद जो आपका रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है उसको आप कलेक्ट करना यहाँ पे शुरू करें। जो सबसे बेसिक मटेरियल होगा वो होगी आपकी बेयर एक्ट, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज बेयर एक्ट के अंदर में आपकी सारी चीजें दी रहती है। ठीक है, इट्स लाइक अ इंडेक्स, वो पकड़िए। फिर उसके साथ में आपको दूसरी जो बुक चाहिए होगी आपका, एक होती है आपकी एके जैन की। ठीक है, ये जो आपकी एके जैन सीरीज ऑफ बुक्स आती है, इसमें जो मटेरियल रहता है बहुत ही प्रिसाइज रहता है, बहुत ही क्रिस्प तरीके से अच्छे में दिया रहता है। तो मैं जनरली इस बुक को रिकमेंड करता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए। कुछ आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए आपको एके जैन में मटेरियल नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए ऑनलाइन नेट पे जाइए और आप सर्च कर लीजिए कि टैक्स लॉ ब्रीफ नोट्स या फिर इन्वायरमेंट लॉ ब्रीफ नोट्स आपको मिल जाएंगी। और या फिर आपको कई ऑथर्स की ऐसी छोटी वाली दुखी वाली किताबें मिल जाएंगी, आप उनको भी अपना प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे आप जाओगे तो हमारे जैसे कई ऐसे फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, चीजों को नोट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, उसका भी आप इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और अगर मान लो आपको ये सब झंझट थोड़ा सा नहीं फंसना है, आप चाहते हो कि थोड़ा सा हेल्प आपकी हो जाए, तो आप संभव में मेरे साथ आ सकते हो उस कोर्स के अंदर। आपका सारा ये काम करा कराया आपको पूरा मिलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहली जो स्टेप है कि पहले एनालिसिस करो। उसके बाद जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है उसको आप भैया कलेक्ट करो, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई मैं जब अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, मैंने एनालाइज कर लिया कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, तो इसके मटेरियल मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ताकि आपका एक सिरदर्द खत्म हो जाए। और फिर उसी मटेरियल के साथ स्टिक करना, बहुत जगह भटकने की जरूरत नहीं है। अगर एक एग्जाम से आप तैयारी कर रहे हो तो एक एग्जाम से करो, अगर आपके पास कॉलेज के पुराने नोट्स पढ़े हैं तो उससे तैयारी करो, बट भटकने की जरूरत प्लीज आपको नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब चलिए एक एक करके जो आपके पार्ट्स हैं आपके, उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर आप जब इस पार्ट को पढ़ रहे हो तो आपको देखो टोटल में 7 महीने हैं students। ठीक है, इन 7 महीनों में मेरा ये आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसमें 1.25 मंथ्स मतलब करीब 45 दिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आराम से दो। और खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब आप पढ़ो तो आप आराम से उसको 20 दिन दे के अच्छे से पढ़ो, और उसको पूरा आप पढ़ना, कुछ छोड़ना मत इसके अंदर। फिर आपका जब आप लेबर लॉ वाले पोर्शन की बात करते हो और इन्वायरमेंट लॉ वाले पोर्शन की बात करते हो, इसको आप चाहो तो 2 से 3 दिन में इसको, और 2 से 3 दिन में इसको आप चाहो तो निपटा लो, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। फिर आर्बिट्रेशन एक्ट में भी आपको हो सकता है 2 से 3 दिन लगे। इसके अलावा जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा लैंडमार्क केस लॉज पढ़ने, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा आपको लैंडमार्क केस लॉज को कैसे सिलेक्ट करके पढ़ना है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लैंडमार्क केस लॉज को पढ़ने में भी आपको करीब 10 दिन आपको देने ही देने, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो कि टोटल आपका डे का जो काउंट है उसको 45 के आसपास लेके चला जाएगा। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट हो गया कि कैसे आपको डील करना है। अब इसके अंदर जो आपका एग्जैक्ट सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स को करना है, उसके लिए आप वाला वीडियो मेरा रेफर करिए जहां पे मैंने बिल्कुल डिटेल में सिलेबस को यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, आपका क्रिमिनल लॉ का पार्ट। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है, वो आपकी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है, जिसका कि नाम आपका बीएनएस, बीएनएसएस, ठीक है, और बीएसए हो चुका है। ठीक है, ये हो गया।
और इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका प्री एग्जिस्टिंग आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के आपके पास नोट्स वगैरह पड़े हैं, आप उसी का इस्तेमाल करके पढ़ाई करो। और जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं, जो नए आपके मान लो क्राइम ऐड हुआ, कोई ऑफेंस ऐड हुआ, या फिर उसकी पनिशमेंट मान लो चेंज हो गई, या प्रोसीजर में आपके जैसे चेंजेस लाए गए, और जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या किया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया, उस तरीके की चीजों को पढ़ के आप अपना तैयारी कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वो आपका हो जाएगा। वो करने के बाद आप आइए इसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये वाले जितने आपके एक्ट्स हैं इनको आप कर लीजिए। इनको करने का क्या तरीका है, जैसे मान लो मैं यूएपीए की बात करता हूँ, तो यूएपीए जैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ लो, फीचर्स को पढ़ लो, फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो अपना देख लो, फिर जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे डेफिनेशन क्लॉज है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, ये आपने देख लिया। फिर आपने जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ख्वाहा फसल है, के नजीब है, ये आपने देख लिया। फिर आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो आप इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वो आप थोड़ा देख लेते हो। आर्टिकल 21, 22, आर्टिकल 20 के साथ कोरिलेशन क्या है, सीआरपीसी के साथ क्या कोरिलेशन है, वो आपने देख लिया। इतना अगर आप कर लोगे तो आपके जो छोटे वाले सब्जेक्ट्स है ये भी आपके हो जाएंगे। तो इसमें आपका करीब 1 महीने का टाइम पूरा पूरा जाएगा, 30 डेज का टाइम आपका जाएगा। इसके लिए आप 20 से लेकर 25 डेज इनको दो, और बाकी के डेज आप इनको दो, सिंपल सिंपल आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बिजनेस लॉ का पार्ट। अब बिजनेस लॉ का पार्ट कई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कठिन इसलिए होता है बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता है, या उनका बिजनेस ऑनर्स नहीं होता है अपने एलएलबी के टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप 40 दिन आराम से लीजिए। इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत कायदे से पढ़िएगा, बिकॉज इसमें से बहुत घुस घुस के सवाल कंसोर्शियम पूछता है। पार्ट 2 में चला गया, पार्ट 3 में चला गया, मतलब जो पार्ट 2 आपका बेलमेंट एंड ये वाला होता है उसमें चला गया आपका। फिर इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक लीफ एक्ट है, और आपका एमवी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बाकी जो चीज है उनको आपको कायदे से भाई करके चलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आप मतलब इन एक्ट्स को जैसे मैंने कहा इनको प्लीज करिएगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को भी इसी में आप मिला के पढ़ लो तो आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, एक ही जैसा कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आएगा पढ़ने का। और फिर अगला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है वो है आपका कंपनीज एक्ट। इसको प्लीज आराम से 10 दिन लेके कायदे से पढ़िएगा। इसके ना हो तो लेक्चर सीरीज भी फॉलो करते हुए कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। फिर बैराक को जाइए और इंपॉर्टेंट सेक्शंस को निकाल के पूरा पढ़ लीजिए कि क्या क्या रहता है। इसका भी मैंने पूरा डिस्कशन अपने उस वाली वीडियो में किया, वो भी देख लीजिएगा आप लोग एक बार। बट आपका ये पढ़ाई ऐसे होगी कि आपको 40 दिन में कम से कम कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए करीब 30 दिन आपको देने हैं, टीपीए वगैरह भी मिला दीजिए इसके अंदर, और बाकी 10 दिन आपको अलग से कंपनी लॉ को देने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला पोर्शन है वो आपका अदर लॉज का आपका आता है। अब देखिए आपके जो अदर लॉज होते हैं उसमें आपका इंटरनेशनल लॉ, इसको आपको कम से कम देके 15 दिन चलना है, और जूरिस्प्रूडेंस को आप करीब लेके 15 दिन चलना है। बिकॉज इसमें से हर साल जैसे मैंने कहा था सवाल आते हैं। पढ़ाई इसमें दिक्कत क्या है, बेरैक्ट इसमें होती नहीं है, तो आपको पता होता नहीं है क्या पूछेंगे कैसे पूछेंगे। प्लस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप जब पढ़ाई करो तो बेसिक्स पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद खूब सारे मॉक पेपर्स लगाइए, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कैसे आपका जूरिस्प्रूडेंस काम करता है, सेम चीज इंटरनेशनल लॉ के साथ भी। फिर फैमिली लॉ पे हम लोग जैसे आते हैं, तो फैमिली लॉ के अंदर जितनी आपकी बेरैक्ट्स है उनको आप कायदे से करिए। आईपीआर की जो बेरैक्ट्स है, जो आपका इन्फॉर्मेशन है, पेटेंट्स है, डिजाइन है, उसके अलावा आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है वो सब भी आप करिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट को भी आप देखिए। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका जो पूरा सिलेबस है आपने को 4 पार्ट में डिवाइड करा, आराम से खत्म ये हो जाएगा। 15 दिन इसको दिया और बाकी 10 दिन इस पूरे पोर्शन को देके इसको खत्म करिए। तो टोटल जो आपका टाइम लगेगा आपका करीब 3.5 से 4 महीना जाएगा आपकी बेसिक फाउंडेशन की पढ़ाई में, जिसमें कि आप अपने केस लॉस को भी इंक्लूड करके चल रहे हो, क्योंकि जैसे आप सीआरबीसी आईबीसी एविडेंस पढ़ोगे तो उसके केस लॉस ही पढ़ोगे, फैमिली लॉ भी पढ़ रहे हो तो उसके केस लॉस ही पढ़ोगे, कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसके केस लॉस ही पढ़ोगे। सब कुछ मिला के आपका पूरा का पूरा तैयारी 4 महीने में हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। फिर जो आपके बचे हुए 3 महीने उनमें आपको क्या करना है वो आप थोड़ा सा समझिए, और जो 4 महीने उसमें भी आपको क्या करना है वो भी समझिए। जब आप बात करते हो केस लॉस की पढ़ाई की, ठीक है, केस लॉस की, तो केस लॉस के लिए आप कोशिश करिए कि आप 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर पहले मेंटेन करने की आदत डालिए। इसलिए क्योंकि जब आप रिवीजन के टाइम पे आओगे लास्ट 3 महीने में, ये आपका रजिस्टर बहुत ज्यादा आपको काम यहाँ पे देंगे। आप जाइए एक एक केस लॉ जो आपका रहता है उसके आप जाइए नोट्स बनाइए सब्जेक्ट वाइज, देखिए कि हाँ ठीक है आईपीसी के अंदर ये रिसेंट केस लॉ आया, आप इसके लिए क्या करिए कि आप लाइव लॉ का इस्तेमाल करिए, या आप चले जाइए बार एंड बेंच पे, और या फिर एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग पे। एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग बेस्ट आपकी लिस्ट रहेगा बिकॉज ये फ्री रिसोर्स है, यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, और यहाँ पे आपको कंपेंडियम मिल जाते हैं केसेस के। वहां से आप जाइए 2021 से लेके 2023-24 तक के जितने आपके रिसेंट केसेस है उसको आप जाके एक्सप्लोर कर लीजिए, और किस टाइप के केसेस आपको पढ़ने वो मैं आपको वीडियो में अभी एक्सप्लेन करूंगा, उनको आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा लैंडमार्क केसेस की एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट एक आती है आपकी,
उसके अंदर आप जाइएगा और डिसाइडेड पोर्शन के अंदर आपका ऑप्शन आएगा डिसाइडेड केसेस का। डिसाइडेड केसेस जितने दिए वो आप कर लीजिएगा इस वेबसाइट से, आपका मेजोरिटी काम लैंडमार्क केसेस का भी हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा और पुराने में जाके देखना पड़ेगा, तो वो आप चाहो तो हमारे कोर्स में एनरोल होकर भी आप वो काम कर सकते हैं। जो आप फिर मैं वही कहता रजिस्टर आप जो मेंटेन कर लो 2 सेट का, एक सेट के अंदर आप केवल कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाओ। जो रीसेंट केसेस हैं उनके आपने आधे पेज के नोट्स बनाए, लैंडमार्क केसेस के 2 पेज के नोट्स बनाए, और उसके बाद दूसरा रजिस्टर रखो और उसके अंदर एक इंडेक्स फाइल बना लो कि ठीक है ये जो पर्टिकुलर केस है इसके अंदर आपने 1 वर्ड में लिख दिया कि हाँ ये केस था, इसकी ये रेशियो है, ये केस है, ये रेशियो है। तो उससे आपको रिवाइज करते हुए टाइम बहुत आसानी मिलेगी, और अपनी तैयारी को थोड़ा सा ऑनेस्टली इस चीज को करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जो अगला काम आपको करना है वो ये है कि आपको एक एमसीक्यूज और हैबिट उसकी डालनी, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग ये भी आप यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके अंदर कि आपको जो केस लॉज पढ़ने हैं वो आपके किस टाइप के आपको पढ़ने हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा केस लॉ इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे। यहाँ पे कोई भी ऐसा केस जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किया जा रहा है, जैसे इस केस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने बोली, तो आपको पता होना चाहिए कि जो छोटे छोटे आपके मैटर्स होते हैं ना, जिसपे कि बहुत दिनों से कोर्ट का ध्यान ना गया हो, बहुत ज्यादा डिस्कोर्स में ना हो, अगर उस पर कोई जजमेंट आया तो आपको वो तुरंत पकड़ लेना है। दूसरा जो टाइप का जजमेंट आपको देखना है वो ऐसा टाइप का है जिसमें कोई नई जूरिस्प्रूडेंस, कोई नया लॉ या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ लॉ आपको देखने मिलता है, और पोजीशन ऑफ लॉ अगर चेंज हुई है आपको उसको पकड़ के चलना है। इसके अलावा ऐसे जजमेंट जिसमें कि जैसे मान लीजिए टीएन गोदावर्मन वाले जो जजमेंट है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हर बार कुछ नया बात बोलती है इन्वायरमेंट लॉ को लेके, आपको इस तरीके की जजमेंट्स की सीरीज को फॉलो करना है, वो आप एक चीज है। इसके अलावा ऐसे जजमेंट जहां पे कोर्ट कोई डायरेक्शंस या सजेशन या गाइडलाइंस अगर दे रही है, जैसे ये वाला केस के अंदर दिया इन्होंने, आपको वो देख के चलना है, कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या बातें उन्होंने बताई हैं। फिर ऐसे कोई जजमेंट जो कि आपके लैंडमार्क है, जिसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर डिसाइड करा गया बात, जैसे कर्तव्य राजा वीरो को जजमेंट है, या भी आपका आर्टिकल 370 पे जजमेंट आया, या आपका जो ट्रांसजेंडर राइट्स पे जजमेंट है, इस टाइप के लैंडमार्क जजमेंट्स को आपको दे के चलना है। इसके अलावा एक ऐसा कोई जजमेंट जहां पे किसी पोजीशन ऑफ लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करा गया, जैसे मान लीजिए वेल्सपन वाले उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात उसमें उन्होंने करी कि जैसे मान लीजिए आप बात करते हो सबरीमला जजमेंट में, तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा का डिसेंटिंग ओपिनियन था, तो उन्होंने अपनी बात बोली कि क्यों सबरीमला के अंदर हमको विमेन की एंट्री को अलाउ नहीं करना है, क्यों हमारे लिए जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के जो ऐसे जजमेंट्स होते हैं ना, उनको आपको बहुत अच्छे से देख के चलना है। फिर इसके अलावा ऐसे जजमेंट जहां पे बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है, मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिल रही है, ऐसे जजमेंट्स को भी आपको देख के चलना है। जैसे अभी वर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में जो पालघर आपका जो पूरा इंसिडेंट हुआ था उसको लेके यहाँ पे सब चीजें हुई, वो आपको देख के चलना है। अर्नब गोस्वामी वाला जजमेंट है। तो ये जो 7 टाइप के जजमेंट्स है, इनको आपको केस लॉ समरीज जो है एससी ऑनलाइन ब्लॉग या एससी ऑब्जर्वर से उठा उठा के आपको पढ़नी है। और इसके अलावा कैसे कौन सी चीज आपको केस के अंदर पढ़नी है, अगर उसकी आप बात करते हो, तो किसी भी लैंडमार्क केस के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जिसमें आप केस का नाम, जो कोरम होती है जजेस की वो, जिसमें डिसेंटिंग कंकरिंग ओपिनियन आप दोनों देख के चल रहे हो, आप नोट करके चल रहे हो अपनी कॉपी के अंदर, वो जो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जिसमें कोई डिसीजन अगर ओवर रूल करा उस पर्टिकुलर उसमें केस ने, या फिर किसी पर्टिकुलर लैंडमार्क केस को साइड करा गया जजमेंट देते हुए, वो आप नोट कर लीजिए। फिर जो आपके लॉज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि लॉ की पोजीशन केस के आने के पहले क्या थी और केस के आने के बाद लॉ की पोजीशन कैसे चेंज हुई है, वो आपको अच्छे से देखकर चलना है। जो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट है वहां पे आपको इसी चीज पे ध्यान देना है कि जो चेंज आया लॉ के अंदर, जो अपना कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो ऑबिटर दिया, उसको आप कायदे से पढ़ो। और उसके अलावा मान लो कोई डिसीजन या कोई प्रिंसिपल या कोई डॉक्ट्रीन कोर्ट स्पेसिफिकली यूज करता है, उसको भी आप नोट कर लो, आपका पूरा बढ़िया से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे लैंडमार्क केसेस के लिए। लेकिन जब आप रिसेंट केसेस की बात करो तो वहां पे आप केवल केस का नाम और जो लॉ यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, किस लॉ के अंदर जो चेंज आया पोजीशन का, कि लॉ पहले क्या था बाद में क्या था, मान लो कि गाइडलाइन दे दिया, मान लो कोई बेल वेल किसी को दे दी गई, जो इंपॉर्टेंट मैटर है जो आपके सेंसेशनल टाइप के होते हैं, या कोई अपना जजमेंट पास करा जिसकी वजह से कोई इफेक्ट आया कहीं किसी जगह की चीज पे, वो आप नोट कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। छोटे केसेस के लिए और बड़े केसेस के लिए ये सारी चीजें आपको करनी है। छोटे केसेस के लिए आधे पन्ने के और बड़े केसेस के लिए 2 पन्ने के नोट्स आपके होने चाहिए। नंबर ऑफ केसेस की बात करूं और ये बता दूं कि किन साल से किस साल का करना है, तो लैंडमार्क केसेस आपको 2017 से लेकर 2024 तक के सारे करने हैं। और रीसेंट केसेस अगर आप जा रहे हो तो आपको
2022 से लेके 2024 तक के डिसीजंस को आपको ध्यान में रख के चलना है। सबसे ज्यादा डिसीजंस आपको सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस यहाँ पे मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मिलेंगे रिसेंट के उसमें, और लैंडमार्क के उसमें ज्यादातर डिसीजंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के होते हैं। ये आपको एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी डिसीजंस आते हैं, जैसे आपका लेबर है और आईपीआर है, इनके अंदर जो डिसीजंस होते हैं कभी कभी हाई कोर्ट के डिसीजंस पूछे जाते हैं। तो आपको फैमिली लॉ और लेबर लॉ और आईपीआर के अंदर भी हाई कोर्ट के डिसीजंस को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी, यहाँ पे लास्ट ईयर ये डिसीजंस आए थे। तो इसके साथ मैंने आपको केस लॉज कैसे पढ़ने हैं और कैसे नोट्स बनाने हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा मॉक पेपर्स का भी बता दूं तो आपको मॉक पेपर्स अलग अलग टाइप के लगाने हैं। कोशिश ये करिए कि आप कम से कम 20 से लेकर 30 मॉक पेपर्स बिफोर द एग्जाम लगा के जाओ। और सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपके लिए रहेगा। एंड विद दिस आई थिंक सो मैंने आपको जो मेजॉरिटी चीजें होती हैं रिगार्डिंग द क्लैट पीजी एग्जाम प्रिपरेशन वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको अलग से कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, तो प्लीज आप मुझसे कमेंट्स में नीचे पूछिए। आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।